हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आप सबको इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हृदय से वेलकम करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबके दिवाली बहुत ही बेहतर तरीके से बीता होगा। और हम ये पार्ट थर्ड सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट थर्ड को लेकर के एक बार फिर से आप सभी के सामने हैं। छठ अभी त्यौहार चल रहा है, आज उसका शुरुआत हो गया है। तो आप सबको लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबको मेरे भाई छठी मैया जल्दी से सिलेक्शन दे और मेरी बेस्ट विशेष यही हमेशा रहती है, रहेगी भी। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना कोई बकैती के, शुरुआत करते हैं पार्ट थर्ड, ठीक है ना। आप सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे कि सर वीडियो कब लेके आ रहे हैं। और भाई एक बात और कि आप सभी ने जो प्यार और आशीर्वाद और दुलार जो दे रखा है पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को, तो इस पे आप लोग कोशिश करिए कि इससे भी ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक ये वीडियो पहुंचे। उसके लिए जब तक आपका सहयोग नहीं होगा नहीं संभव है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी ज़रूर करें, एक लाइक तो बनता ही है। और आप सबको क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और ये क्लास कैसा लगा उसका भी आप रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है ना। तो करते हैं शुरुआत। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट थर्ड आप सबके सामने एक बार फिर से मैं लेकर के हाजिर हूँ। और सिंपल इंटरेस्ट पार्ट थर्ड में मैंने जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि भाई जो भी चैप्टर मैं डिस्कस करूँगा उसके हर एक चैप्टर के हर एक टाइप को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कोशिश हमारी रहेगी कि हर एक टाइप के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है ना। ताकि आप एक बार जब चैप्टर को कंप्लीट करें तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। और हमारी एक छोटा सा प्रयास, आप सबका थोड़ा सा सपोर्ट, हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, उम्मीद करते हैं। चलते हैं आगे, हाँ आइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आप सभी के स्क्रीन पे हमने पहला क्वेश्चन लगा दिया। ये भाई पहला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक भाई ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि सर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट भी लगाया करें, उससे हम लोग मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। तो एक बात तो मैं भाई बता दूं सबको, आपकी बात को हमने रख लिया और आपके बातों को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे ये लगा भी दिया, ठीक है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको खुद से मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, जब तक उस पिता को दर्द के समझते हुए आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, जब तक आपको उस माँ के दर्द को समझते हुए आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, जब तक उस समाज के दर्द को झेलते हुए सब कुछ फॉलो करते हुए अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो इस बात को आप समझिए, हमारा एक प्रयास होगा। बाकी सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और करते हैं शुरुआत। जब हौसला, लाइन क्या है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, देखो कितना अच्छा प्यारा सा लाइन है, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, ठीक है भाई। डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहां का। मतलब इसका ये है कि टारगेट चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इस बात को समझ के चलना है कि हमें इसके लिए चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े हम करेंगे और इस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से फटाफट, है ना भाई। एक निश्चित राशि, ट्राई करें सभी लोग, एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर 6.5%, अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर 9% और 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपया राशि प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात करना था। भाई मेरे, यहाँ पे एक व्यक्ति ने क्या करा है, कुछ पैसे को 3 भाग में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। कुछ धनराशि को 3 भाग में इन्वेस्ट करता है और टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि पहले
4 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 6.5% रहेगा। इसके बाद जो अगले 7 साल है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 9% रहेगा। और ये 7 और 4 11 साल बीतने के बाद 11 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना ये था भाई, पहले 4 वर्ष के लिए जो पहले 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 6.5%। ओके, अगले 7 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 9%। ठीक है, और इसके बाद 7 और 4 11 साल कंप्लीट हो गया और टोटल टाइम था आपका 19 साल, तो बचा हुआ टाइम कितना है 8 साल। और इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना 10%। अब आप मुझे ये बता दीजिए, देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार शायद एक पहले या दूसरे पार्ट में मैंने कराया था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट से रिलेटेड था। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वो अमाउंट से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको अमाउंट वाला भी क्वेश्चन कराते हुए आगे बढ़े। तो आप मुझे ये बताओ कि पहले पार्ट से जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप बोलोगे सर सोचोगे 24 और 2 ये 26%। ठीक है, दूसरे पार्ट से कितना मिल जाएगा 63%। और तीसरे पार्ट से कितना मिल जाएगा लल्ला 80%। तीसरे पार्ट से कुल कितना मिल जाएगा 80%। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 9, 8 2 10 और 6 16। मतलब टोटल इसको इंटरेस्ट के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है 169%। मतलब उसने जितना भी प्रिंसिपल उधार दिया चाहे लिया है उस पर कुल जो ब्याज बनेगा ना उस 19 साल में वो कितना बनेगा 169%। और जैसा कि आपको पता है कि यार अमाउंट जो होगा वो बराबर होता किसके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। और मेरे भाई प्रिंसिपल आपको पता है कहीं ना कहीं जितना भी होगा हमें नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि वो 100% के रूप में होगा। और इसके साथ साथ में इंटरेस्ट जो है ये आपको सामने दिख ही रहा है। तो जब हमें अमाउंट चाहिए होगा तो अमाउंट के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 269%। और 269% ये एक्चुअल में बराबर किसके है 269% बराबर है 43,040 के, 43,040। ठीक है भाई, आ जाओ देखो 43,040। अब इसको सिंप्लीफाई अगर कर दिया जाए तो ये आपको यहाँ से ये 1% की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितना मिल जाएगी 269 एक बार में जाएगा और 9 6 54, मतलब 160 बार में चला जाएगा। और 1% बराबर 160 है तो 100% की वैल्यू कितना है ये हो जाएगा आपका, इस पे 2 जीरो और लग जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आपका 16,000 होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होगी और जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लगाते हैं आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वेट करना भाई, अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वेट करना। और इसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझा दें और फिर आपको मैं आगे बढ़ता हूँ चीज़ों को, क्वेश्चन को लगाऊंगा और आप ट्राई करना। ठीक है, तो आ जाओ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा, जैसे सपोज दैट इससे बड़ा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सपोज दैट आप 2 या 3 से ज़्यादा भी बैंक में या किसी भी स्कीम में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग अमाउंट, अलग अलग प्रिंसिपल को, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, अलग अलग टाइम के साथ। तो क्या कभी ऐसा होगा कि जब दोनों या दो पार्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या 3 पार्ट में, तीन पार्ट में मान लेते हैं, सपोज दैट मान लो 3 पार्ट में आप पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि तीनों पार्ट से जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो हमेशा इक्वल, तीनों इक्वल होगा। मैं ये कहना चाह रहा कि अगर आप 3 स्कीम में पैसा जमा करते हैं अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, अलग अलग टाइम के साथ, तो क्या कभी ऐसा होगा कि एसआई जो मिलेगा आपको, एसआई जो मिलेगा वो तीनों ही पार्ट का बराबर हो? तो ऐसा संभव है। तो उस केस में फिर प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, उसके लिए क्या अप्रोच होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा हम डिस्कशन यहाँ पे कर ले कि उसका अप्रोच क्या होगा और फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगर मान लो कंडीशन यहाँ पे ना, कंडीशन लिख लेना, कंडीशन ये है व्हेन, मान लेते हैं व्हेन एसआई गेट इक्वल। अगर मान लो 2 पार्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या 3 पार्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और तीनों ही पार्ट का जो इंटरेस्ट होगा, एसआई होगा, वो बराबर है, तो उस केस में फिर क्या करेंगे आप। जैसे सपोज दैट पहले में आपने P1 इन्वेस्ट किया, दूसरे में आपने P2 रुपये इन्वेस्ट कर दिया
और तीसरे में आपने P3 कर दिया। अब इसके लिए R1 रेट से T1 टाइम के साथ, और इसके लिए R2 रेट से T2 टाइम के साथ, और इसके लिए R3 रेट से T3 टाइम के साथ। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर तीनों ही पार्ट का इंटरेस्ट बराबर अगर है, मान लो कंडीशन ऐसा है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप ये मुझे बताओ कि SI बराबर क्या होता है। भाई SI बराबर P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यही होता है। अब हमने क्या किया, अगर पहले पार्ट से आप इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या बनेगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 डिवाइड बाई 100। दूसरे पार्ट से इंटरेस्ट क्या बनेगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइड बाई 100। और तीसरे पार्ट से क्या बनेगा, P3 इंटू R3 इंटू T3 डिवाइड बाई 100। अब ऐसा बोला गया व्हेन SI गेट इक्वल फ्रॉम ऑल पार्ट, अगर मान लो सभी पार्ट का जो आपका SI है वो बराबर है, तो मैंने क्या कर लिया, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू K मान लिया। मान लो भाई अगर ये तीनों ही पार्ट बराबर है तो लल्ला मेरे, क्या ये तीनों ही पार्ट अगर बराबर है तो हम यहाँ पे K नहीं मान सकते क्या, हमने K मान लिया। मान लो कि तीनों पार्ट ये K के बराबर है। अब ये बताओ कि अगर तीनों पार्ट K के बराबर है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि P1 इंटू R1 इंटू T1 ये बटे में 100, ये बराबर होगा K के। अगर तीनों ही बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको P1 की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, 100 इस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के, और नीचे में मिल जाएगा आपको R1 इंटू T1। ठीक है भाई। और सिमिलरली अगर यहाँ से P2 की वैल्यू निकालोगे आप तो P2 क्या मिलेगा आपको, 100 के डिवाइड बाई R2 इंटू T2। और सिमिलरली यहाँ पे P3 क्या मिलेगा आपको, P3 मिल जाएगा 100 के डिवाइड बाई R3 इंटू T3। ठीक है। अब यहाँ से अगर तीनों ही प्रिंसिपल का रेशियो आप निकालना चाहोगे तो आप मुझे ये बताओ कि जो आपका फाइनल कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा। फाइनल कंक्लूजन जो होगा P1 इज टू P2 इज टू P3, जो प्रिंसिपल जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था तीनों स्कीम में, उसका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा भाई। अगर हम इसमें रेशियो निकालेंगे तो सब में 100 के कॉमन था, वो सिंप्लीफाई होकर के आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में R1 इंटू T1 इज टू 1 अपॉन R2 इंटू T2 इज टू 1 अपॉन R3 इंटू T3। यही मिलेगा आपको, बोलो हाँ या ना। जहाँ से भी आप देख पा रहे हैं आप यस और नो का जवाब खुद में देना जरूर, लेकिन देना। क्लियर है बात। अब प्रिंसिपल, जब भी इंटरेस्ट इक्वल होगा तो प्रिंसिपल के बीच का रेशियो क्या होगा, वो आपके यही होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसको ध्यान कैसे रखना है, ये एग्जाम के लिए ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये फाइनल कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है। इतना कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। ठीक है, अब इसको ध्यान कैसे रखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एसआई का कंडीशन जब भी बनेगा ना, जब भी एसआई इक्वल होगा तो एसआई के केस में आपको पता है क्या करेंगे आप, पी इंटू आर इंटू टी। समझ आ रही है बातें, पी इंटू आर इंटू टी। अब मान लो प्रिंसिपल तो पूछा ही था ना, तो बचा क्या है, आर और टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। क्लियर है बात। लगाते हैं क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलो इधर नहीं दिख रहा, दिख रहा है, चलो। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹7,900 इन 3 scheme at simple interest rate of 3%, 5% and 8% per annum. At the end of a year, he got the same interest from all the 3 scheme. बस यही कंडीशन को आपको समझना है, सेम इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट, है ना भाई। जब भी इंटरेस्ट इक्वल होगा तो उसके लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इनके प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, P1 इज टू P2 इज टू P3 क्या होगा। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1 अपॉन R1 इंटू T1 इज टू 1 अपॉन R2 इंटू T2। क्लियर है बात। इसी प्रकार से अगर P3 चाहिए तो 1 अपॉन R3 इंटू T3। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 1 अपॉन। अच्छा एक चीज़ और देखो, फ्रॉम ऑल द 3 स्कीम व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, मतलब कि उसने तीनों स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करा था, ये आपको बताना था। नहीं, तीनों नहीं, आपको बताना था इन्वेस्टेड बाय हिम एट द रेट ऑफ 3%, मतलब 3% पे उसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा था। जो
जो भी इस स्कीम में 3% इसने ब्याज दर रखा था उसमें कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया था ये आपको बताना था। अच्छा, समय किसके लिए भाई, समय कितना है, तो समय तीनों ही स्कीम के लिए एट द एंड ऑफ अ ईयर, मतलब समय तीनों ही स्कीम के लिए क्या है, सेम है। तो उसमें समय पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। समय अगर मान लो 1 साल है तो यहाँ पे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 में आर कितना है, पहले के लिए 3 है, दूसरे के लिए क्या है 1/5 है, और तीसरे के लिए क्या है भाई 8 है। मल्टीप्लाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सबके लिए समय बराबर है, 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से इन तीनों के बीच रेशियो कैसे निकालोगे भाई, इसका एलसीएम ले लो, 3, 5, 8 का एलसीएम, और 3, 5, 8 का एलसीएम कितना ले लिया जाए 120। हमने मान लिया कि टोटल कितना लिया होगा, इन्वेस्ट करा होगा 120। अब इस 120 का पहला पार्ट कितना होगा 1/3 मतलब कितना 40, और दूसरा पार्ट कितना होगा 1/5 मतलब कितना हो जाएगा 24, और तीसरा पार्ट कितना हो जाएगा 1/8 मतलब 15। समझ पा रहे होंगे, होप सो कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अब तीनों पार्ट में जो पैसा इसने इन्वेस्ट करा था ना, इसका रेशियो आपको मिल गया। क्लियर है बात, इनके बीच का रेशियो आपको मिल गया। अब आप मुझे बताओ कि तीनों ही पार्ट में टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, 40, 20, 60, 10, 70 और ये 79। तीनों ही पार्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 79 अकॉर्डिंग टू द रेशियो, बट एक्चुअल में इसने कितना इन्वेस्ट करा था 7900। तो 79 इसके बराबर हो जाएगा 7900 के। अब ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 1 यूनिट बराबर 100, और आपको फाइंड क्या करना था 3% वाला पार्ट ना, 3% वाला पार्ट। तो 3% वाला पार्ट आपका P1 ही तो है। तो पहला मतलब 1 की वैल्यू 100 है तो 40 की वैल्यू कितना होगा, 2 जीरो और लगा दो मतलब 4000, मतलब 4000 इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बातें, कोई फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, है ना, क्योंकि जब तक ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आप हमारे सामने हो, यहाँ पे कोई नहीं है, बस स्टूडियो है और सामने हमारे कैमरा, और बस हम ये मान लेते हैं कि सामने कैमरा में तुम ही हो, और उसी को मान करके हम पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर कोई इश्यू होगा, बट अगर हम फास्ट पढ़ा रहे होंगे तो उसको भी बता देना, अगली क्लास में स्लो रख देंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, एक बात और समझना, ये अभी जो कंडीशन आपको मैंने बताया था, ये बताया था इंटरेस्ट जब इक्वल होगा। तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि अगर आप तीन पार्ट में 3 स्कीम में पैसा जमा करते हैं अलग अलग रेट से अलग अलग टाइम के लिए, तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि वहाँ अमाउंट जब मिलेगा बैंक से या स्कीम में, जो आपको अमाउंट मिलेगा समय पूरा होने के बाद, तो क्या अमाउंट भी इक्वल हो सकता है क्या? तो इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात? अगर इक्वल होगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है और कई बार पूछा गया, अगर इक्वल होगा तो तुम क्या करोगे? तो उसके लिए करना कुछ नहीं है भाई। अगर प्रिंसिपल का रेशियो, 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए P1, P2 और P3, यहाँ पे स्टार लगा करके लिख लेना, व्हेन अमाउंट गेट इक्वल। ठीक है मेरे भाई, जब अमाउंट इक्वल होगा तब प्रिंसिपल का रेशियो क्या बनेगा? तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं होता, बस इसमें 100 ऐड कर देना होता है। 1/100 प्लस R1 इंटू T1, 1/100 प्लस R2 इंटू T2, 1/100 प्लस R3 इंटू T3। समझ आ रही है बातें? जब भी अमाउंट इक्वल होगा तो ये कंडीशन होगा। अब इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे भी आप यही देख पा रहे होंगे कि तीनों ही कंडीशन से जो पैसा मिल रहा है, इसको फाइनल अमाउंट जो मिल रहा है तीनों ही स्कीम से, वो स्कीम तीनों ही स्कीम का पैसा बराबर है। देख लो, 24,000 रुपये इसने 3 भागों में इन्वेस्ट करा। इस प्रकार करा है कि पहले भाग को 10% पे 5 साल के लिए, दूसरे को 4% पे 5 साल के लिए, अच्छा इसके लिए भी 5 साल ही है, ओके, और तीसरे को 5% पे 20 साल के लिए, ओके। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, धनराशि बराबर है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 पार्ट इज इक्वल। समझ आ रही है बात है? अगर तीनों ही पार्ट का अमाउंट बराबर होगा तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या कंडीशन होगा, P1 इज टू P2 इज टू P3। तीनों पार्ट के प्रिंसिपल जो उसने इन्वेस्ट करा होगा उसमें रेशियो क्या बनेगा? तो आप कैसे निकालेंगे? 1/100
100 ध्यान रखना, इसमें ऐड करना है। 10 गुणे 5 कितना होगा 50, तो ये 50 में 100 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 150। ओके, 1/P2 कितना भाई, P2 यहाँ पे 4% पे करा था 5 साल के लिए, तो 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा फिर ये। ठीक है भाई, ओ हो, ओके। आओ देखो, और अगला P3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको 5% पे करा है 20 साल के लिए, तो 20 पंचे 100, 100% इंटरेस्ट हो जाएगा, और 100 इसमें और ऐड करना था, तो ये कितना हो जाएगा 200। अब इसको सिंप्लीफाई अगर कर दिया जाए 0 से 0, तो फाइनली यहाँ पे बचेगा क्या 1/15, 1/12, 1/20। अब यहाँ से इनके बीच का रेशियो निकालना अगर होगा तो कैसे रेशियो निकालोगे, तो उसके लिए क्या करना होगा 15, 12 और 20 का एलसीएम ले लो। टोटल हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कितना 30 नहीं, 30 कटेगा नहीं, 60। अब 60 का 1/15 मतलब कितना 15 चौके 60, 60 का 1/12 मतलब कितना 12 पंचे 60, और 60 का 1/20 मतलब कितना 3। तो इनमें रेशियो जो पैसा इन्वेस्ट करा गया है इनके बीच जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 4, 5, 3। अब टोटल कितना इन्वेस्ट करा गया था 24,000, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्ट किया गया है टोटल, तो 5, 4, 9 और 3 12, टोटल अगर 12 इन्वेस्ट करा गया तो 12 की वैल्यू 12 यूनिट बराबर कितना 2400। तो आप मुझे बता 24,000 सॉरी 1000 है, हाँ। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगा 12 दूनी 24 2000। ठीक है भाई, और एक की वैल्यू 2000, तो 4 की वैल्यू कितना 8000, 5 की वैल्यू कितना 10,000 और 3 की वैल्यू कितना 6000। ठीक है भाई, अब इसमें देख लो कौन सा आंसर आपका फाइनल होगा, 8000, 10,000, 6000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब इसी में थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, सेम टाइप पे लैंग्वेज चेंज करके, और आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। और फाइनली आप क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। मैंने लगा दिया अगला क्वेश्चन, टाइप वही है लेकिन लैंग्वेज अलग है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो अलग अलग लैंग्वेज पे काम करने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि मैथ्स के क्वेश्चन हमेशा दो ही तरह से आपको परेशान करता है, या तो उसके कैलकुलेशन मतलब उसमें जो नंबर्स होंगे वो परेशान करते हैं, या फिर उसके लैंग्वेज परेशान करता है। बाकी इसमें कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है आप भी जानते हैं कि कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और भाई इस क्वेश्चन को लगाओ जल्दी से फटाफट। और हाँ, जितने भी लोग अभी चैनल पे हमारे साथ नए जुड़े हैं, कृपया करके भाई चैनल इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है ना। आइए बाकी क्वेश्चन पे करते हैं, है ना। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। भाई 21,750 रुपये इसने इन्वेस्ट करा एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के नाम पे। ओके, एक का उम्र है कितना 9 साल और दूसरे का उम्र है कितना 13 साल। और इस तरह से उसने इन्वेस्ट करा ताकि जब 21 साल का ये होगा ना, ये दोनों होंगे, तो इनके 21 साल के होने पर धनराशि जो है 21 साल के होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो रहा है ना। सेम अमाउंट इनको मिल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दे विल गेट इक्वल अमाउंट, है ना। बात समझ आ रही है। जहाँ पे कंडीशन अमाउंट का दिख गया, इक्वल अमाउंट का, तो धड़ल्ले से आपको मैंने तरीका बताया है, वही चिपका देना है, वैसे ही करना है। कैसे करना, अब यहाँ पे 2 बच्चों के खाते में पैसा जमा कर दिया गया, तो हमने P1 और P2 ले लिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल के बीच का रेशियो क्या बनेगा। तो अगर 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 इनके लिए टाइम निकाल लो, एक काम करो भाई, 21 साल के जब होंगे ना, 21 ईयर का, ये दोनों 21 साल के जब दोनों होंगे, तब जा करके इनके अमाउंट इक्वल होगा। और उसमें से एक जो है वो 9 साल का है और दूसरा जो है वो 13 साल का है। तो थोड़ा सा आप खुद सोचो जरा कि जब ये 21 साल का होगा तो इसके पास 12 साल मौका है ब्याज कमाने का। बोलो हाँ है ना। मतलब पहले के लिए जो टाइम बनेगा वो 12 साल बनेगा, दूसरे के लिए जो बड़ा वाला है 13 साल का जो है, उसके लिए जो टाइम बनेगा वो कितना 8 साल। मतलब इसके पास 8 ही साल का समय है ब्याज कमाने का। क्लियर है बात। तो पहले के लिए टाइम 12 साल, दूसरे के लिए टाइम 8 साल। अब आप मुझे बताओ कि P1 और P2 के बीच का रेशियो कैसे निकालेंगे। 1 अमाउंट का कंडीशन है तो 100 जुड़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। पहले के लिए 12 साल समय है
और रेट तो दोनों के लिए सेम है 4.5, तो 4.5 मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 6 कितना 54, 100 इसमें और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 154। ठीक है। और दूसरे के लिए क्या बनेगा, दूसरे के लिए भाई 8 गुणे 4 4.5 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 4.5 मल्टीप्लाई कर दो 8 चौक 32 और 4 36, तो ये हो जाएगा कितना 100 इसमें ऐड कर दोगे तो 136 हो जाएगा। और ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से कट जाएगा 77 टाइम्स और ये 2 से कट जाएगा कितना 2 छक्के 12 है ना, और ये 2 8 16। ठीक है भाई। तो फाइनली P1 और P2 के बीच का जो रेशियो बनेगा लल्ला वो क्या बनेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 68, पहला का जो भाग होगा वो 68 होगा और दूसरे का 77 हो जाएगा। दोनों को मिला करके दोनों के खाते में जो पैसा जमा करा गया था उसका रेशियो अपने पास आ गया है। ठीक है ना। अब ये रेशियो अपने पास 68 और 77 है। अब अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल इसने कितना इन्वेस्ट करा था 8, ये अगर ऐड कर लो तो 8 7 15 5 कैरी 1 7 6 13 और 1 14 145, और 145 यूनिट एक्चुअल में इसने कितना इन्वेस्ट करा था, एक्चुअल में इसने 21,750, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 21,750 के। मेरे भाई अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें आप तो ये 2 से 5 से काट लो, 5 से 29 बार में कट जाएगा और ये 5 से काटोगे 5 के 20 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 25 0, और 29 से काटोगे तो 29 से कितने बार में कटेगा, 29 से काटोगे तो तुम्हें 29 एक बार में और फिर इसके बाद 29 बचे 145, मतलब ये फाइनली 1 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा 150 के। और 1 यूनिट भाई अगर 150 के होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, 150 के बराबर होगा तो हमें क्या बताना था छोटे बच्चे के भाग में उसने कितना पैसा जमा किया था। अब इन दोनों में ये भी एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों में छोटा और बड़ा का भाग पूछ दिया जाए तो इस बात को ध्यान रखना कि किसी की भी वैल्यू नहीं निकाल देना। यहाँ पे छोटे वाले मतलब उन जो 9 साल का है उसकी वैल्यू बताना है, और 9 साल वाला जो है उसके पास समय कितना था 12 साल, तो इसका पार्ट जो बनेगा वो पहला पार्ट बनेगा। ठीक है, मतलब 68 की वैल्यू आपको निकालना है, और एक बराबर इतना, तो 68 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 150 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 5 40 0 कैरी 4, और ये हो जाएगा 6 5 30 और 8 38 और ये 4 42 2 कैरी 4 6 और 4 10 और 1 0 और आ जाएगा, मतलब 10,200 इसका क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। और इसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन लगा रहे हैं, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 आपके स्क्रीन पे आ गया है। एक बार ट्राई करिएगा अपने से वीडियो को रोक करके, अगर आप बाद में देखते हैं इस वीडियो को तो, और वीडियो को रोक करके आप ज़रूर खुद से करें और फिर जा कर के इसको हमारे आंसर से मैच कर लें। ठीक है, आ जाइए। देखिए, जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा या जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन करेंगे कैसे, करने की तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तरीका वही आपके लिए बेस्ट होता है जो आपके एग्ज़ाम में समय को बचाए, न कि समय को बर्बाद करे। समझ आ रही है बात है। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे गूगल पे भी तरीके मिल जाएंगे आपको, या सबका अपना अपना फंडा होता है। समझ आ रही है बात है, लेकिन आप बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी क्वेश्चन के लिए हमेशा अपडेट हम रहते हैं और सॉल्यूशन के लिए भी हम हमेशा ही अपडेट रहते हैं, और टेक्निक भी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर दें आपको। तो आ जाइए, देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप। यदि कोई व्यक्ति अपने पूंजी के 1/4 पर 3%, 2/3 पर 5% और शेष पर 11% ब्याज प्राप्त करता है तो कुल मिलाकर के कितना प्रतिशत का ब्याज प्राप्त होता है। क्वेश्चन का मतलब क्या है इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब समझाएंगे हम आपको तो समझ तभी आएगा जब आप क्वेश्चन का मतलब समझ रहे होंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जितना इसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 1/4 1/4 भाग जो पार्ट होगा उस पर 3% इंटरेस्ट ले रहा है, 2/3 भाग पर 5% इंटरेस्ट ले रहा है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उस पर 11% का इंटरेस्ट ले रहा है। तो बताना ये था कि अगर तीनों पार्ट से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ब्याज मिल रहा है तो ओवरऑल कितना ब्याज के रूप में कमा रहा है पूरे प्रिंसिपल पे तीनों पार्ट का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखिए भाई। 1/4 मतलब 1/4, इतना समझ रहे हो ना तुम, और 2/3 मतलब 2/3, और बचा हुआ पार्ट मतलब ये रिमेनिंग है।
अब हमने क्या कर लिया, 4 और 3 का एलसीएम ले लिया। भाई यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार आपको जो ऑफलाइन में हमसे पढ़े हैं और जो भी लोग नए जुड़े हैं, हम कई बार आपको समझाएं इस बात को कि देखो मैथ्स में हमें जहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन होता था पहले भी और आज भी, तो हम मान लिया करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मानना गलत नहीं है, लेकिन हम मानेंगे x नहीं। समझ आ रही है बातें? हम मानेंगे ना तो x और ना ही 100। मानना आपको वही चाहिए जो आपके कैलकुलेशन, मतलब आप वहाँ पे वैल्यू वही रखना चाहिए आपको जो कैलकुलेशन आपका इजी बना रहा हो। मानने के लिए तो भाई x की वैल्यू जो होगा वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखना कि x भी जो है ना सबके अलग अलग हैं, अलग अलग ही होते हैं। तो x हर जगह अलग अलग ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। समझ आ रही है बातें? हालांकि कई दफ़ा हो भी जाता है, समझ रहे हो बात? और देखो तो यहाँ पे क्या करना था, हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल सपोज करने के लिए 4 और 3 का एलसीएम ले लिया, 4 3 12 मान लिया टोटल। अब टोटल प्रिंसिपल अगर मान लो 12 है तो इस 12 का 1/4 मतलब कितना, 3, और 12 का 2/3 मतलब कितना, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। भाई दोनों पार्ट में कुल पैसा इसने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 8 और 3 11। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 1 होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं या जैसा भी पढ़ा रहे हैं, ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। फिर इसके बाद स्पीड को हम मेंटेन कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। आ जाइए देखिए, अब टोटल इसने कितना इन्वेस्ट करा है, 12 रुपये। अब ये बताओ कि इस वाले पार्ट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इस वाले पे 3% मिल रहा है, और इसके बाद वाले पे कितना मिल रहा था, 5%, 5% और रिमेनिंग पे 11%। ये मेरे लाल एक बात बताओ, इन तीनों स्कीम में या तीनों ही इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा मिल रहा है, सॉरी कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन ओवरऑल कितना इसको मिल रहा है ये नहीं पता है। और शायद यही आपको फाइंड भी करना था, इसलिए हमने क्या कर लिया, मान लिया सपोज दैट कि अब आप मुझे ये बताओ कि पहले वाले पार्ट से जो इंटरेस्ट बनेगा वो 9% बनेगा। बोलो हाँ है ना। अब कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, तो मैं क्लियर कर दूँ कि जब भाई ऐसा ही निकालते हो ना इंटरेस्ट, तो कैसे निकालते हो, P इंटू आर इंटू टी ही तो निकालते हो सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो P इंटू आर इंटू टी कर दिया मैंने, भाई प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल था और ये उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो P इंटू आर कर दिया। टी जो था तीनों के लिए कॉमन था तो मैंने यूज ही नहीं किया। अब देखो जरा, दूसरे पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 40%, तीसरे पार्ट के लिए कितना हो जाएगा तुम्हारा 11%, और ओवरऑल कुल कितना मिल जाएगा तुम्हारा 12 के। अब ये मुझे बताओ कि जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा फाइनली 20, 60 हो जाएगा। 60% बराबर कितना 12K के। तो मेरे लाल एक बात बताओ, K की वैल्यू कितना आ जाएगा 5%, और 5% का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल इसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा था उसको उस टोटल पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ब्याज मिलेगा, मतलब 5% इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इसी से रिलेटेड एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लगाते हैं, तुम ट्राई करोगे। ओके आओ नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को ट्राई करें और जल्दी से फटाफट। और भाई कृपया करके आप सभी के देखो सपोर्ट हमारे लिए हिम्मत का काम करता है, और आपको सपोर्ट का मतलब हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे यही कह रहे हैं कि बस एक शेयर वाले बटन पे क्लिक करिए और वहाँ से क्या करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, लिंक वीडियो का, और वीडियो का लिंक आप हर जगह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 10,000 सब्सक्राइबर पूरा जिस दिन कर दोगे तुम, उसी दिन अभिषेक सिंह लाइव आएगा और पढ़ाएगा। मैंने वादा तुमसे पहले भी करा था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, और जल्दी से फटाफट कर दो ताकि हम ऐसे प्रीमियर में ना करके हम लाइव में ही आपसे मिले, ठीक है। ताकि उसमें लाइव का मज़ा ही एक अलग होता है। लाइव में जब आप अपने प्रॉब्लम्स को रखते हो तो हम उसी टाइम एट अ टाइम आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है ना भाई। आ जाओ देखो जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये बताओ, एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 हिस्सा 9% और मूलधन का 2/9 भाग 11% और शेष भाग को ये 16% पे इन्वेस्ट करता है। तो बताना ये था कि साधारण ब्याज पे निवेश किया जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 38,790 रुपया है तो निवेश की गई राशि जो है वो कुल कितना है ये आपको बताना था। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से बातें। अब देखो यहाँ पे है तो उसी टाइप से क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डाटा इसमें
वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखना कि सामने तुम्हारा भाई है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर निकाल के देगा। और देखो भाई, पहला पार्ट कितना 5/12, दूसरा पार्ट कितना 2/9, और तीसरा पार्ट कितना हमें पता नहीं, रिमेनिंग कर लेते हैं। अब ये बताओ कि यहाँ पे टोटल x मानने से ज़्यादा अच्छा है कि हमने मान लिया कि जो उसने कुल इन्वेस्ट करा था ना वो 12 और 9 के मल्टीपल मान लिया, कितना 36, हमने मान लिया टोटल 36। अब 36 का 5/12 कितना हो जाएगा, ये 12 3 36, 5 3 15, ओके भाई। और ये हो जाएगा तुम्हारा 36 का 2/9, 9 चौके 36, 8 हो जाएगा। तो दोनों पार्ट मिला करके 15 और 8 23 बन जाएगा, और टोटल कितना था 36, तो ये कितना हो जाएगा 13। उम्मीद है समझ रहे होंगे। और टोटल इसने इन्वेस्ट कितना करा था 36। अब ये बताओ कि पहले से इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, पहले से 9%, दूसरे से कितना मिल रहा है, दूसरे से 11%, और तीसरे से कितना मिल रहा है भैया, तीसरे से कितना मिल रहा है 16%, ठीक है। तो ये बताओ कि ओवरऑल कितना मिल रहा है, ये तो नहीं पता है, आ जाओ पता कर लेते हैं भाई। 15 9 135, याद है ना, 15 9 35 से 11 × 8 कितना हो जाएगा भाई 88, और यहाँ से कुल ब्याज कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 3 48 208%, और यहाँ से कुल कितना 36 के। भाई इसको जोड़ोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 200 और 320 इसमें डाल दोगे तो ये 400, और ये हो जाएगा 431% बराबर कितना 36 के। तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 431/36%। उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब ये के का मतलब आपको ओवरऑल परसेंटेज के तौर पे कुल इंटरेस्ट के रूप में कितना मिल रहा है ये हमने निकाल लिया। अब इंटरेस्ट के रूप में साधारण ब्याज कुल कितना बन रहा है 38,790। तो भाई एक बात बताओ, परसेंटेज के तौर पे अगर देखा जाए तो कुल ब्याज कितना 431/36% मिल रहा है, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितना दे रखा था 38,790। अब ये बता दो, इसको काटोगे तो ये सीधे सीधे कट जाएगा 4 9 36, और ये हो जाएगा 9, बाकी और यूनिट डिजिट 9 बनाएगा नहीं, इसका मतलब कि 90 बार में कट जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 6 54 कैरी कितना 5, और 9 3 27 और 5 32, 1 0 और आ जाएगा। मतलब 1% की वैल्यू उसका जो प्रिंसिपल इसने इन्वेस्ट करा था उसका 1% कितने के बराबर 3240। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पे 3240 पे 2 0 और आ जाएगा, 3240 पे 2 0 और आ जाएगा, मतलब 3,24,000। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन को लगाते हैं, और एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे। बड़ा बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये देख करके एग्जाम में भाई ये देख करके बड़ा आसान लग रहा है ना, यह लगता भी होगा, लेकिन एग्जाम में जो समय मिलता है ना उस समय में करना इस क्वेश्चन के लिए बड़ा चैलेंजिंग कई बार हो जाता है। और इसी साल का ये क्वेश्चन है, इसी साल का ये इसी साल का क्वेश्चन है। और एक बात और मैं बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। समझ आ रही है बातें, ये एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है, और बहुत मज़ेदार और बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लियर बात, आते हैं, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो सभी लोग एक बार, फिर हम आपको बताते हैं जल्दी से फटाफट। चलो आओ देखो जल्दी से फटाफट, जल्दी से। सोहन ने 11% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपये की राशि उधार दी। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 रुपये चुका देता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया का भुगतान करता है या करना चाहता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, सोहन ने, पहले तो ये समझ लो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी करने से पहले। सोहन ने 1,41,545 रुपया उधार लेता है, और ये 11% पे 2 साल के लिए लेता है। लेकिन ये करता क्या है ना कि थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए इसके लिए
पहले साल के अंत में ये 25,490 रुपये चुका देता है, दे देता है, और फिर जो बचता है उसको ये दूसरे साल के अंत में देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दूसरे साल के अंत में जो पैसा दे रहा है ये दूसरे साल का ब्याज प्लस में पहले वर्ष के दौरान जो ब्याज मिला था इसको, ये सब कुछ उसी में शामिल है। तो बताना ये था कि दूसरे साल के अंत में कितना उसको पे करके इसने अपना चुकता किया होगा, ब्याज ये चुकता किया होगा जो ये बकाया था। तो आ जाओ, इस क्वेश्चन के लिए बड़ा प्यारा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 1,41,545 इसको भाई 11% पे इसने क्या किया, इन्वेस्ट करा या उधार लिया मान लो। तो भाई इसके लिए देखो कैलकुलेशन अभी से मुश्किल होना शुरू हो गया। अब इसके लिए जो कुल बनेगा ब्याज, कुल ब्याज के रूप में बनेगा वो कितना होगा, अब इसको कैलकुलेट करना होगा। तो इतना कैलकुलेट कौन करेगा, नहीं करना है आपको। मैं बता दूं कि किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो उसके लिए जो बेहतर तरीका है वो ये है, आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करने का, डायरेक्ट अब सब कुछ भूल जाओ, इन सबको अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, तो कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट पे कितना है 5 है तो 5 ले लो, और इसके बाद इन सबको ऐड करते चलो, 5 और 4 9, फिर 4 और 5 9, फिर इसके बाद 5 और 1 6, और फिर इसके बाद 1 और 4 5, फिर इसके बाद 4 और 1 5, और फिर यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब नीचे में 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के 5 शिफ्ट कर दो, मतलब पहले साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 15,569.95। अब ये बताओ कि इसके बाद इसने इस पैसे में से कितना कम कर लिया, 25,490 रुपया इसने क्या कर दिया भाई, इसने पहले साल के अंत में दे दिया। तो कितना इसके पास अभी और देने बाकी है 5, 14 में से ये एक मिनट 11,545, 25,490 490 है, 25,490, 1 मिनट माइनस करो 25,490, तो ये हो जाएगा 5, और ये 14 में से 9, ये कितना हो जाएगा 5, और ये बचेगा 4 0, 11 में से 5 6, 3 में से 2 1, मतलब 1,16,055 रुपया अभी भी उसको देना है। लेकिन उसके पास अभी भी 1 साल का समय है, मतलब 1 साल उसको और ब्याज पे करना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 1 साल के अंत में ही तो दिया इसने इतना, 1 साल के अंत में ब्याज इतना बना होगा, फिर इसने इतना पैसा कम कर दिया, तो अब जो बचा हुआ प्रिंसिपल है वो ये इतना है। लेकिन इस पे भी तो 11% 1 साल के लिए ब्याज लगेगा ही, अगर समय 2 साल का है तो इस पे भी 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए तरीका क्या बताया था, आप वैसे ही कर लीजिए, यूनिट डिजिट 5, इसके बाद 5 और 5 10 की 0, कैरी कितना 1, 5 और ये 0 और 5 5 ही होगा, और एक इधर से कैरी था 6 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 0 और 6 कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, और इसके बाद 6 और 1 कितना 7, और ये 1 और 1 2, और फिर ये लास्ट इसके बाद फिर यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पे 2 जीरो नीचे में दिख रहा है, इसका मतलब 2 अंक छोड़ करके पॉइंट शिफ्ट कर देना था, तो दूसरे साल का कुल ब्याज कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, 2 साल का कुल ब्याज के रूप में उसको कितना देना होगा, जोड़ो जरा 95 और ये 5 ऐड करोगे तो कंप्लीट 1 बन जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ से खत्म, 9 6 15 और एक इधर से 16, 6 कैरी कितना 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 6 12 और एक 13 की 3 कैरी 1, 7 5 12 और एक 13 की 3 कैरी 1, 5 2 7 और एक 8 और एक 1 2, मतलब 28,336 रुपया, 28,336 रुपया इसको 2 साल का ब्याज देना होगा। क्लियर है बात। और अब ये मुझे बताओ कि जब पहले साल के अंत में इसने इतना पैसा उधार मतलब चुका दिया था, तो उसके पास जो बचा हुआ पैसा था वो कितना था, बचा हुआ पैसा 1,16,055 रुपया था, और साथ में दोनों साल का इंटरेस्ट इंक्लूड था, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, तो दोनों साल का जो इंटरेस्ट है कितना होगा 28,336। और ये मुझे बताओ कि जब जोड़ोगे तो 6 5 11, यूनिट डिजिट कितना 5, यूनिट डिजिट 1 बनेगा, और ऐसा आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। अगर पूरा आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, 6 5 11, एक कैरी 1, 5 5 3 8 और एक 9, और ये हो जाएगा 3, 8 से 14 4 कैरी 1, 2 1 3 और एक 4, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1,44,391, 1,44,391, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और ये आज पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मैं और लगा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी और उसका भी, इसको आप ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। मैं प्रतीक्षा करूँगा कमेंट सेक्शन में कि आप सबने
कितना और आप सबका आंसर कितना आ रहा है और कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया। तो ट्राई जरूर करना। बाकी मिलते हैं इससे आगे के लिए अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सब लोग राधे राधे कमेंट में बोल के जाना।